नमस्कार मित्रों एवं विद्यार्थीगण। सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आजकल हम बात कर रहे हैं हिंदी के वैश्विक स्वरूप पर। इसके अंतर्गत आज ये 9वां भाग है और इसमें जैसा आप जानते हैं कि अभी तक मैंने बात की है हिंदी के संबंध में भी बात की है, वैश्वीकरण, उसकी प्रक्रिया, उसका स्वरूप, भारत के संदर्भ में उसका महत्व, हिंदी की विदेशों में स्थिति, 70 वर्षों में हिंदी कहाँ से कहाँ संख्या बल के आधार पर पहुंची है। वहीं दूसरी ओर विदेशों में हिंदी शिक्षण, हिंदी का अनुवाद कार्य, हिंदी की रचनाओं का विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य, हिंदी के विद्वान जो विभिन्न कार्यों को समाहित कर रहे हैं पिछले लगभग 150 सालों से, और किस प्रकार से हिंदी भाषी पूरे विश्व में फैले हुए हैं, उन्हें हम 5 वर्गों में कैसे बांटते हैं। इस तरह की अनेक बातें अभी तक 8 भागों में मैं कर चुका हूँ और आज इस 9वें भाग में मैं अपने बात को केंद्रित करने जा रहा हूँ एक विशेष पक्ष की ओर। जी हाँ, वह पक्ष है कि हिंदी के प्रति जो विदेशियों का आकर्षण है, जिस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी और जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार आज से लगभग 150 साल पहले गिलक्राइस्ट से लेकर के और प्रोफेसर ब्रिस्की तक के विद्वानों ने पिछले 150 वर्षों में अलग अलग देशों के विद्वानों ने हिंदी का अध्ययन किया, उसका लेखन किया, उसमें अनुवाद किया, उसमें नई मौलिक रचनाएं लिखी। उसी क्रम में आज मैं विशेष रूप से उन विदेशी मूल के हिंदी विद्वानों का उल्लेख करने जा रहा हूं जो वर्तमान दौर में कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी का शिक्षण कर रहे हैं। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि हिंदी किस प्रकार विश्व के अध्यापकों को, वहाँ के विद्यार्थियों को आकर्षित करती है और बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी हिंदी का अध्ययन करके पीएचडी स्तर की उपाधि प्राप्त करके वहाँ विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी का शिक्षण करते हैं। ये अपने आप में एक सुखद बात है और बहुत से साथियों को शायद इसकी जानकारी ना हो, तो मैंने प्रयास किया है इस संबंध में जो जानकारी थोड़ी बहुत मैं जुटा पाया हूँ। ये जानकारी ऊँट के मुंह में जीरा समान है और पूर्ण नहीं है, ऐसा मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। सैकड़ों विद्वान हैं, मैंने केवल चुने हुए कुछ नाम आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपके मन में जिज्ञासा जगाने की कोशिश है कि आप ऐसे ही और विद्वानों को भी तलाश करें, ढूंढें। तो मैं आपके सामने कुछ यहाँ विद्वानों के बारे में बात करने जा रहा हूँ और सबसे पहले हम चलते हैं विश्व की जो इस समय महाशक्ति है, जो अंग्रेजी का गढ़ कहा जाता है, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं और आम बोलचाल में हम कहते हैं अमेरिका। तो अमेरिका में किस प्रकार से इस वक्त विश्वविद्यालयों में कौन कौन हिंदी के प्राध्यापक जो विदेशी मूल के हैं वे वहाँ अध्यापन कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, इसको मैं केंद्र में रख करके अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे सामने जो नाम है प्रोफेसर फिलिप ए लुत्गेंदार्फ, इनके नामों को उच्चारण को लेकर के मैं शुरू में ही क्षमा मांग लेना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है किसी विद्वान का नाम मैं ठीक से उच्चारण ना कर पाऊं, क्योंकि अंग्रेजी या रोमन में लिखे हुए नाम जब हम अपने तरीके से पढ़ते हैं तो कभी कभी उनका उच्चारण हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें देवनागरी लिपि में लिख लेते हैं तब हम इनका शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। यही हमारी भाषा, हमारी लिपि की वैज्ञानिकता भी है। तो मैंने इनको देवनागरी लिपि में लिखा है। इस लिप्यंतरण में यदि कोई अशुद्धि हुई होगी तो वह अशुद्धि मेरे उच्चारण में भले ही दिखाई दे, अन्यथा मैंने प्रयास किया है कि मैं इन नामों को जहाँ तक संभव हो शुद्ध रूप से आपके सामने प्रस्तुत करूँ। प्रोफेसर फिलिप ए लुत्गेंदार्फ ये डिपार्टमेंट ऑफ एशियन एंड स्लाविक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा, यूएसए में ये अध्यापन कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर एलिस एल डॉविसन ये डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक में कार्य कर रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा, यूएसए में। प्रोफेसर माइकल सी शापिरो ये डिपार्टमेंट ऑफ एशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर एलिसन बुश कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में कार्यरत हैं। डॉक्टर गैब्रिएला न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। अब हम इंग्लैंड की ओर अगर चलें, जो कि गढ़ है और जहाँ से अंग्रेजी सारी दुनिया में पहुँची थी, वहाँ हिंदी किस तरह से आगे बढ़ रही है, वहाँ के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का शिक्षण हो रहा है, इसके बारे में जानकारी पहले दे चुका हूँ। डॉक्टर आर.एस. मैकग्रेगर एक बड़ा नाम है इस कार्य में, वे अभी हाल ही तक इस कार्य से जुड़े रहे हैं। इसी प्रकार जॉन चैम्बरलेन और हिंदी के बहुत अच्छे गीतकार हैं, मैं यहाँ हिंदी साहित्य रचनाकारों को बीच बीच में ले रहा हूँ, बहुत अच्छी उन्होंने गीत रचे हैं हिंदी में जॉन चैम्बरलेन ने। हंगरी की ओर चलें
तो वहाँ कई नाम हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर मारिया निगेसी। मारिया निगेसी भी कहते हैं, मारिया निजेशी भी कहते हैं, उच्चारण को लेकर अंतर है। ये बुडापेस्ट विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। और वहां पर आपको जानकर सुखद आश्चर्य हो कि 150 सालों से 150 वर्ष से हिंदी का अध्यापन हो रहा है। यह अध्यापन सीधे सीधे हिंदी का नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो प्राच्य विद्या केंद्र हैं, जिनको इंडोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है, वहाँ भारतीय संस्कृति के प्रति जो आकर्षण है वह संस्कृत से जोड़ता है, और संस्कृत से होते हुए ये लोग हिंदी तक पहुँचते हैं, क्योंकि हिंदी संस्कृत की बड़ी बेटी है। संस्कृत की बहुत सी विशेषताएं हिंदी ने अपना ली हैं, और आधुनिक काल में हिंदी किस प्रकार से पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित कर रही है, यह उसका प्रमाण है। और इसी प्रकार हंगरी में डॉक्टर इवा अर्दी, ये भी इस कार्य में संलग्न हैं। बुल्गारिया में बहुत कार्य हो रहा है, और वहाँ प्रोफेसर मेलिमा ब्रेगेतोवा ये वहाँ पर कार्य कर रही हैं। प्रोफेसर मारियोला अफरीदी ये सोफिया विश्वविद्यालय में कार्य कर रही हैं। सोफिया विश्वविद्यालय में ही एक और विदुषी हैं, डॉक्टर नादेशा इवानोवा रोजोवा, डॉक्टर मोरा लिली डेनेवा, ये सब बुल्गारिया में कार्यरत हैं, और वहाँ पर हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत तन्मय होकर के संलग्न हैं। आगे चलते हैं, बुल्गारिया से आगे बढ़ते हैं, इटली की ओर जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर मार्को जॉली, जो वास्तव में इटली के बहुत बड़े विद्वान हैं, और वे भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय में जो विभाग है, इटालियन विभाग, जो मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस का विभाग है, वहाँ पर ये इटालियन भाषा सिखाने के लिए आए थे। तब मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हुई थी, 2009 के आसपास की बात है, लगभग 11 साल पहले। और तब मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ था, और उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि जो इटालियन भाषा है, इसका जो व्याकरण है वह अंग्रेजी की तुलना में हिंदी के व्याकरण के ज़्यादा निकट है। और उन्होंने दावा किया कि मैं इटालियन भाषा हिंदी माध्यम से जल्दी सिखा सकता हूँ अंग्रेजी की तुलना में। लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की कि भारत में आकर मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख करके कि अनेक लोग मुझे गोरा समझ करके अंग्रेजी में मुझसे बात करते हैं, जबकि मैं कहता हूँ कि मैं अंग्रेज नहीं हूँ, मुझसे अंग्रेजी में बात मत कीजिए, या हिंदी में कीजिए या इटालियन में कीजिए। लेकिन कहते हैं यहाँ सब मुझे देखते ही अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक भारतीय मानसिकता है कि जहाँ किसी गोरे को देखा, और हमारे लिए गोरे का मतलब अंग्रेज, अंग्रेज का मतलब अंग्रेजी, और हम तुरंत अंग्रेजी झाड़ने लग जाते हैं। तो इसका उन्होंने प्रबल शब्दों में विरोध किया। और मेरी पुस्तक ग्लोकल हिंदी का लोकार्पण जब हुआ था हिंदी भवन नई दिल्ली में, तब भी वहाँ प्रोफेसर मार्को जोली वहाँ उपस्थित थे। अभी 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस में भी मुझे वे मिले थे, और आजकल वे बनारस आए हैं। बनारस में उन्होंने विशेष अध्ययन किया है। मार्को जोली में बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, ये इटालियन के बहुत अच्छे विद्वान हैं। और अलेजांद्रा कोत्सोलारो ये भी इटालियन के विद्वान हैं, जो हिंदी में अध्यापन करते हैं। यदि हम जर्मनी की ओर चलें तो जर्मनी में प्रोफेसर तातियाना ओरांस्काया हैम्बर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में ये अध्यापन करती हैं, और इनका नाम है प्रोफेसर तातियाना ओरांस्काया हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में। इसी प्रकार लीजा गोमेज तो अध्यापन में है। W.H. जॉनसन के बारे में एक रोचक जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। इन्होंने प्रेम दोहावली लिखी है, अर्थात ऐसे दोहे जो प्रेम से संबंधित हैं और हिंदी में लिखे हैं। इसी प्रकार जूलियस फ्रेडरिक ने हिंदी में खंड काव्य लिखा है। ये सब जर्मनी के विद्वान हैं, लेकिन हिंदी साहित्य से आकर्षित हैं और हिंदी में अपनी रचनाएं लिख रहे हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के प्रचार प्रसार में। डेनमार्क की ओर चलें तो वहाँ फ्रिन थीसेन, उनका जो शोध कार्य है वह प्रेमचंद के साहित्य पर है। और प्रेमचंद न केवल भारतीयों को आकर्षित करते हैं, उनका साहित्य आकर्षित करता है, अभी तो विदेशी लोग भी बड़ी संख्या में प्रेमचंद के साहित्य से आकर्षित हुए हैं। सारी दुनिया में आपको मैं बता चुका हूँ, गोदान का 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और उस अनुवाद से आकर्षित होकर के वे लोग प्रेमचंद पर शोध कार्य करते हैं। जापान में अनेक विद्वान हैं, और वहाँ जापान में जो हिंदी उर्दू विभाग है उसके बारे में भी मुझे जानकारी डॉक्टर हरीश नवल जी से मिली थी कि 150 साल उसके पीछे मनाए गए थे। 150वीं जयंती मनाई गई थी हिंदी उर्दू विभाग की, यानी कि 150 सालों से जापान में हिंदी उर्दू का अध्ययन अध्यापन चल रहा है। ये सब बातें बहुत रोचक हैं और बहुत आश्चर्यचकित करती हैं और बहुत आशान्वित करती हैं हमें हिंदी को लेकर के। वहाँ तोमियो मिजोकामी हैं, जो बहुत
प्रसिद्ध विद्वान हैं और उन्होंने बहुत अनुवाद कार्य भी किए हैं। प्रोफेसर क्यूया दोई, बहुत बड़ा नाम है आज के दौर में, जापानी जो लोग कार्य कर रहे हैं हिंदी में, और वहाँ पर ये हिंदी में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त चीन में चलते हैं तो प्रोफेसर जिन दिंग हान वहाँ हिंदी में कार्य कर रहे हैं। रोमानिया की ओर अगर हम बढ़ते हैं आगे, रोमानिया में देखिए सबीरना पोपारलन वहाँ ये कार्य कर रहे हैं। मास्को की ओर चलें तो गेजोनोवा, प्योतर वारानिकोव, प्रोफेसर ब्रिटिश कावा, ये सारे विद्वान वहाँ पर हिंदी के शिक्षण से जुड़े हुए हैं। म्यूनिख में देखते हैं हम बिलियाना म्यूलर जो हैं ये कार्यरत हैं वहाँ पर हिंदी को लेकर के। और म्यूनिख से नीचे हम अगर आगे बढ़ते हैं तो त्रिनिडाद, आपको मैं बता चुका हूँ कि वे सारे देश हैं, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद टोबैगो, जहाँ प्रवासी भारतीय गए थे, और आज भी उनके नामों में आपको भारतीयपन दिखाई पड़ेगा कहीं कहीं पर। अभी आप देखें डॉक्टर कार्क मेघू, ये मेघू जो उनका नाम का मेघ से बना होगा अवश्य ही, इस तरह के नाम उपनाम उनके यहाँ अभी आपको मिल रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि वे लोग आज भी भारतीय जड़ों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिल्विया मूदी, डॉक्टर राजकुमार डफ्फू, ये नाम ही आपको आकर्षित करेंगे कि ये लोग किस तरह से अभी भी अपने आप को भारत से जुड़ा हुआ पाते हैं और हिंदी का कार्य किस प्रकार से सेवा भाव से ये कर रहे हैं, ये मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मॉरिशस में लंबी सूची है। मॉरिशस के बारे में आपको बता चुका हूँ। महात्मा गांधी संस्थान, वहाँ पर विधिवत रूप से हिंदी का शिक्षण पीएचडी स्तर पर हो रहा है, और वहाँ पर लैंग्वेज लैब है जहाँ पर मैंने जाकर देखा था कि किस प्रकार से वहाँ हिंदी भाषा और अन्य भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। वहाँ क्रियोल का बहुत मूल भाषा है वहाँ की और उसका आधिपत्य है। उसके बीच हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर अलका धनपत वहाँ पर हैं, डॉक्टर विनय गुदारी, डॉक्टर गुलशन सुखलाल, ये सभी अंजलि चिंतामणि, ये सारे वहाँ पर अध्यापनरत हैं। और डॉक्टर गुलशन सुखलाल तो विश्व हिंदी सचिवालय में महासचिव के पद पर थे जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि ये चारों के चारों जिनके नाम मैं आपको ले रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में, हंसराज महाविद्यालय, हिंदू महाविद्यालय से अध्ययन करके वहाँ पहुँचे हैं। और डॉक्टर हरीश नवल, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर रमा, उनके प्रति इनके मन में बहुत श्रद्धा भाव है और ये हमसे मिलकर के बहुत प्रसन्न होते हैं। और विश्व हिंदी सम्मेलन जो 11वां हुआ था सन 2018 में, वहाँ डॉक्टर अलका धनपत ने एक सत्र का संचालन किया था, मैंने वहाँ पर वक्तव्य दिया था। विनय गुदारी सारा वहाँ पे आयोजन देख रहे थे। गुलशन सुखलाल जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जो लेखकों की ओर अगर हम जाते हैं तो मैं आपको पहले भी संकेत कर चुका हूँ कि अभिमन्यु अनंत के अतिरिक्त जो इस समय आज के दौर के दो बड़े धुरंधर लेखक मौजूद हैं, क्योंकि अभिमन्यु अनंत का देहांत हाल ही में हो गया है। रामदेव धुरंधर, आप नाम से ही अनुमान लगाइए, रामदेव और फिर से धुरंधर, तो इस प्रकार से साहित्यिक नाम है इनका धुरंधर। और सचमुच ये धुरंधर हैं हिंदी साहित्य में और मॉरिशस में रहकर हिंदी की सेवा कर रहे हैं। और एक दूसरा बड़ा नाम है राज हीरामन। राज हीरामन से भी हमारी मुलाकात वहाँ मॉरिशस में हुई थी और इन दोनों के साथ बहुत आत्मीय संबंध हमारे जुड़े वहाँ पर। और इस प्रकार हमने देखा कि कैसे ये सभी साहित्यकार, सभी विद्वान हिंदी के माध्यम से आज भी भारत से और भारतीय जड़ों से जुड़े हुए हैं। और ये सब देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम कभी कभी भारत में हिंदी की स्थिति को देख करके निराश हो जाते हैं, लेकिन ऐसे विदेशी मूल के हिंदी सेवियों को देखकर हमारा उत्साह बढ़ता है। आज की इस वीडियो को तैयार करने में विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर हरीश नवल का, जो मेरे गुरुवर हैं और जो मुझे बहुत सी बातें विदेशों में हिंदी के बारे में बताते रहते हैं। जब भी उनको सुनने का मुझे अवसर मिलता है, अनेक जानकारियाँ उनके पास हैं। मैं तो सुनी सुनाई बातें बताता हूँ और वे सीधे अभी तक 11 जो विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं उनमें अधिकतर में उन्होंने भाग लिया है। और इन सारे विद्वानों का जिनका मैंने उल्लेख किया उनमें से ज़्यादातर से वे संबंधित रहे हैं। और दूसरा नाम जिसमें मुझे बहुत सहयोग मिला है वे मेरे भाई डॉक्टर आशीष कंदवे। उन्होंने बहुत अद्यतन जानकारियां दी हैं और इस समय वे इन विद्वानों के संपर्क में हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपनी पत्रिका के माध्यम से, आधुनिक साहित्य के माध्यम से, जिसका उन्होंने भारत के साथ साथ इंग्लैंड से प्रकाशन शुरू कर दिया है। और जल्दी ही वे इस पत्रिका को विश्वव्यापी स्वरूप देने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस आदि देशों से भी उस पत्रिका के संस्करण प्रकाशित हों, ऐसी शुभकामनाएं हम उनको देते हैं। और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से मैंने ये सूचनाएं एकत्रित की हैं,
उन सब के संपादकों और लेखकों के प्रति भी मैं आज विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार विदेशी मूल के हिंदी विद्वानों के बारे में कुछ बातें मैंने आज आपके साथ साझा की। अभी मैं अगली वीडियो में चाहूँगा उन भारतीय विद्वानों के बारे में बताना जो भारतीय मूल के विद्वान हैं और विदेशों में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और इस कार्य को किस सेवा भाव से कर रहे हैं, क्या क्या कार्य भी कर रहे हैं, इस पर मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। तो इस प्रकार देखते रहिए, ये मेरी वीडियो श्रृंखला हिंदी का वैश्विक स्वरूप, और इसके अंतर्गत बातचीत चल रही है हिंदी के विदेशी विद्वानों पर। तो ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय टिप्पणी के रूप में दीजिए, और अच्छी लगे तो खुद भी देखें, अपने मित्रों को दिखाएं, सब्सक्राइब भी करें। मैं पहली बार ये बात कहने जा रहा हूँ कि इसे आप सब्सक्राइब करें, और मुझे जानकर आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 1 महीना मुझे हुआ है। 30 अप्रैल को मैंने पहली वीडियो इस अपने चैनल पर डाली थी, और 1 महीने में 144 साथियों ने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 350 से ज़्यादा साथी इसको देख रहे हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता है, और मैं उन सबका धन्यवाद भी आज करना चाह रहा हूँ जिनका उत्साह वर्धन का कार्य जो मुझे लगातार कर रहे हैं मेरे सारे साथी मित्र परिचित। मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और देखते रहिए सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ।